नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हमारी चर्चा का विषय है साहित्य चेतना की वाहक पत्रिकाएं, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार मदन शर्मा और लेखक शशि भूषण बडोनी। मदन शर्मा जी और शशि भूषण बडोनी जी, आप दोनों महानुभावों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है। धन्यवाद, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत शर्मा जी मैं आपसे करता हूं, और आपने एक दौर देखा है, 6-7 दशक आपको साहित्य की दुनिया में आए हुए हो गए हैं। आज भी आप निरंतर सक्रिय हैं। एक वो दौर था जब आपने लिखना शुरू किया था। क्या आपको लगता है कि जो पत्रिकाएं हैं वो साहित्य के वातावरण को निर्मित करने में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी होगा कि एक वो दौर था पत्रिकाओं का, एक ये दौर है, दोनों को आप कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं? पत्रिकाओं के अलावा जी साहित्य के माहौल को निर्मित करने के लिए जी और भी कई साधन हैं। जी सबसे पहले किताबें जी किताबें लोग खरीदते हैं जी या लाइब्रेरी से लेते हैं जी या किसी से मांग के ले जाते, दोबारा वापस नहीं करते। जी तो वो उसमें जो कुछ लिखा है वो स्थायी होता है, लेकिन हर आदमी पढ़ नहीं सकता, हर आदमी खरीद नहीं सकता। तो दूसरे नंबर पर आता है दैनिक पत्र, दैनिक समाचार पत्र। समाचार पत्र। जी उसमें जो रचनाएं छपती हैं वो थोड़ा हल्के स्तर की होती हैं। जी जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं उनसे ज़रा कम होता है, क्योंकि आम लोगों के पास जाता है और बहुत लोग उसको पढ़ते हैं, तो हर आदमी समझ ले उस तरह की रचनाएं होती हैं। जी तीसरे नंबर पर आते हैं पत्रिकाएं, जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, जी सबसे योगदान उन्हीं का है। जी पत्रिकाएं आती हैं, उनमें रचनाएं छपती हैं, लोग पढ़ते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, जी गोष्ठियों पे बातचीत होती है उन रचनाओं पे, जी और प्रेरणा मिलती है नए लिखने वालों को, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और वो रचनाएं लिखते हैं तो उससे पूरा माहौल एक बन जाता है साहित्य का। बाकी पत्रिकाएं बहुत पहले से मैं देखते चला रहा हूँ। जी 1950 और 55 के बीच में माया मनोहर कहानियाँ है, जी उसके अंदर अच्छा साहित्य छपता था। बाद में उनको स्तर गिर गया था पत्रिकाओं का। जी उपेंद्र नाथ छपता था उसमें, जी गर्भ राख उसकी, जी उसी में छपी थी माया में। अच्छा। उसके बाद 60 के बाद कुछ दौर दूसरा है, माया मनोहर ये ख़त्म हो गया। जी 60 के बाद ये साप्ताहिक हिंदुस्तान जी और धर्मयुग, इनका दौर आया, जी और इनमें खूब बड़े बड़े राइटर जो थे वो सभी लिखते थे उसमें, जी और उससे प्रेरणा मिलके और मैगजीन चले फिर, जी जो सारिका चली उसमें। जी सारिका। जी सारिका में कहानियाँ और लघु कथाएँ वगैरह छपती, समीक्षा भी होती थी थोड़ी, लेकिन ज़्यादा कथाएँ होती थी। उसने कहानी के स्तर को बहुत ऊंचा कर दिया, जी और अच्छे जितने लेखक थे सबकी रचनाएं उसमें छपी। जी उसके अलावा एक और मैगजीन था कहानी, जी उसे बहुत अच्छी रचना थी, लेकिन वो सारिका से थोड़ा नीचे था। जी और एक और पत्रिका थी निहारिका, निहारिका। निहारिका। उसमें भी उसी तरह की कहानियाँ छपती थी। हम्म, उसके बाद इंडिया टुडे, रविवार वगैरह छपने लगे, जी शुक्रवार आता था। जी और वो इंग्लिश में इलस्ट्रेटेड वीकली चलता था। इलस्ट्रेटेड वीकली। जी इलस्ट्रेटेड। उसकी इतनी ज़्यादा सेल थी कि आप हैरान रह जाएंगे उसको। जी इलस्ट्रेटेड वीकली की। हाँ। जी खुशवंत सिंह था उसमें, जी और बहुत उसको तरक्की दी। जी इधर धर्मवीर भारती थे, उन्होंने धर्मियों को बहुत उठा दिया। जी इधर मनोहर श्याम जोशी थे, जी उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान के, उनके साथ हिमांशु जोशी थे, जी तो उनके स्तर को बहुत ऊंचा कर दिया। जी तो उन पत्रिकाओं में, और जब अब हम सीखते हैं, पत्रिका एक एक करके बंद होने लगी, जितनी अच्छी पत्रिकाएं थी बंद होने लगी। जी उसकी वजह ये थी कि उनको जो चला रहे थे वो बड़े बिजनेसमैन थे, वो देखते थे इसमें फ़ायदा क्या है हमें। जब देखा इसमें घाटा जा रहा है तो उन्होंने एक एक करके पत्रिका बंद कर। एक दिनमान पत्रिका बहुत अच्छी दिनमान। जी जी वो हमारे बंद समय हो की बहुत गई। महत्वपूर्ण पत्रिका। कितने अच्छे मैगजीन, बड़ा दुख होता है। जी लेकिन इसके बावजूद आज भी पत्रिकाएं हैं, जी नया ज्ञानोदय है, हाँ समकालीन भारतीय साहित्य है, जी वागर्थ है, परिकथा है, कथा देश है।
तो बंद नहीं हुए, वो चल भी रहे हैं। तो बडोनी जी, एक वो दौर भी आया जब बहुत सारी और बहुत स्तरीय लघु पत्रिकाएं भी हमारे बीच में आई। ये तो बड़े घरानों की बड़ी पत्रिकाएं थी। छोटे छोटे शहरों से भी कोई बहुत सुंदर पत्रिकाएं हमारे पास आई। उस सवाल को मैं बडोनी जी आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपसे जहाँ पर शर्मा जी ने छोड़ा कि ये पत्रिकाएं क्या, जिन पत्रिकाओं की आप चर्चा कर रहे हैं, वो धर्मयुग थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, शुक्रवार आपने कहा जी, केवल एक आर्थिक इशू ही था, आर्थिक मसला ही था, या कोई और वजह भी थी कि ये पत्रिकाएं बंद हो गई? क्या लगता है आपको? दरअसल ये पत्रिकाएं थी तो व्यावसायिक जी, ये तो एक तरह से साहित्यिक तो थी जी, लेकिन व्यावसायिक इनका स्वरूप मतलब व्यावसायिक था। व्यावसायिक था इनका। जी, तो इनका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा था। जी, अब धर्मियों का बताते हैं कि लाखों में था, इसीलिए उसमें किसी भी लेखक की रचना छपती थी तो वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी हो जाते थे और गांव-गांव में भी पहुंचती थी। जी, मतलब ऐसा नहीं है जैसे अब है, तो अब लघु पत्रिकाएं तो मिलती नहीं है, जी, कई शहरों में मिलती नहीं जी, है, लेकिन उस जमाने में थी। उस जमाने में नेटवर्क इनका बहुत वो था। जी, मुझे याद आता है कि मतलब मैं उत्तरकाशी में पहले तो मुझे आदत उससे पड़ी, जिला पुस्तकालय से, जी, वहाँ ये सब आती थी, जी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान जी, वगैरह, ये सब पत्रिकाएं आती थी और जी। इसी से पढ़ने की लत तो लगी। उस समय जिला पुस्तकालय बहुत समृद्ध भी बहुत थे, समृद्ध बहुत थे, समृद्ध समृद्ध। थे। जी, तो उस समय ये हमें जो पढ़ने की लत लगी उसी से लगी। जी, कौन सी पत्रिकाएं थी उस दौर में जिनको आप पढ़ते थे, और उनमें से कितनी पत्रिकाएं हैं जो आज भी आप देख पा रहे हैं? हाँ, तो वो आपने जो पूछा है इस सवाल को, जी, वही मैं सोच रहा था कि उसके बाद पढ़ने के, जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय तो वो पत्रिकाएं पढ़ता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह, लेकिन जब मेरी पोस्टिंग सुदूर क्षेत्र में हुई, जी, उत्तरकाशी में सुदूर क्षेत्र में पोस्टिंग हुई, जी, तो वहाँ पढ़ने का वो मतलब मुझे लगा कि अब मैं क्या पढूं। लेकिन वहाँ मेरे को किसी मित्र ने पहल पत्रिका दी। अच्छा, एक वीरेंद्र सिंह गुसाई थे वहाँ पे, वो पहल मंगाते थे और बहुत पाठक थे, बहुत बड़े पाठक। जी, पहल इसका उत्तरकाशी मतलब में। उस दौर में भी हाँ, थी। पहल थी उस समय। जी, तो पहल उन्होंने दी मुझे, और उस समय आपने देखा होगा कि जो लघु पत्रिकाएं होती थी वो एक दूसरे का पता देती थी। बिल्कुल देती थी। आपको जी, याद होगा, जी। कई पत्रिकाओं के पते अंत जी, में रहते एक दूसरे का विज्ञापन करते थे। विज्ञापन करते जी, थे। मतलब उनका व्यवसायिक तो था नहीं, जैसे जी। इनका था साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह का, धर्मयुग का। जी, तो वो आपस में ही अपनी जो उनकी जो ग्रुप सोच था। की पत्रिका थी, जी, उसकी वो सूचना देते थे। सूचना देते थे। तो उससे मुझे फिर उनका नाम पता और वो लगा जी, उन पत्रिकाओं का, जी, और उन पत्रिकाओं को मैंने डाक से मंगाया। अच्छा, तो इस तरह से मैं उनके टच में आया, जी। क्योंकि मैं सुदूर क्षेत्र में रहता था। हमारे राजकीय चिकित्सालय में मैं काम करता था, बहुत सुदूर क्षेत्र में, वहाँ पैदल चलना पड़ता था। जी, तो लेकिन डाक आती थी, जी, तो फिर मैंने वो जो पत्रिकाएं थी वो डाक से मंगानी शुरू की। जी, और उस दौर में मुझे याद है कि पहल के अलावा जी, जो पत्रिकाएं थी जी, उनमें एक तो ये जो राजकीय स्तर पे छपती हैं पत्रिकाएं, ये तो थी, वसुधा हो गया आपका, और वर्तमान साहित्य उस समय भी थी। जी, वर्तमान साहित्य उस समय थी। जी, हंस कथा देश उस समय नहीं थे। अच्छा, वर्तमान साहित्य, वसुधा, साक्षात्कार बहुत अच्छी पत्रिका थी। अच्छा, और आपकी ये उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश भी हाँ, साहित्यिक उत्तर दृष्टि से, प्रदेश। बल्कि लीलाधर जगुड़ी भी बीच में उसमें हाँ, संपादक उसमें रहे। संपादक रहे थे। जी, और ये आजकल, जी, इसके अलावा अक्षरा, जी, आकंठ, जी, अतएब थी एक उत्तर प्रदेश की पत्रिका थी, वो जी, राजकीय अतएब पत्रिका थी। जी। और कई सारी इस तरह की पत्रिकाएं, जो लघु पत्रिका आंदोलन उस समय था। उस समय अच्छा। लघु पत्रिकाओं का आंदोलन चला था ही एक ये हिसाब से। 70 आपको 70 शायद 80 ध्यान का दौर है ये जी। ना? तो उस समय लघु पत्रिकाओं का मतलब बहुत अच्छा वो था, और इतनी कम कीमत में थी जी, कि बहुत ही कम उनका वार्षिक चंदा 50-100 रुपये होता था, और पूरे साल भर में। जी, आज तो एक एक पत्रिकाएं जो हैं, अब आज जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि आज उनका क्या स्वरूप हो गया है, जी, तो आज तो पत्रिकाएं भले ही व्यावसायिक नहीं है, जी, लेकिन उनकी जो कीमत है वो आम आदमी
कि पहुंच से बाहर हो गई। पहुंच से बाहर है। जी तो उस समय अब जैसे आजकल आप बता रहे हैं तो वो वार्षिकी छपने लग गई है। हाँ जैसे इंडिया टुडे वार्षिकी है, जी वो आपने इस समय देखा होगा। जी उसकी कीमत 300 रुपये थी। जी। एक अन्वेषा का वो जो कविता का वो चला है, अन्वेषा का जी वो 500 रुपये का है। जी और एक वाचन चली है आजकल, बहुत अच्छी पत्रिका है, जी उनमें सामग्री बहुत सुंदर है, जी। लेकिन वो उनका मोटाई काफ़ी है और वो मतलब जो है वो ऑब्वियसली फिर उसका वो उनका मतलब उसका मूल्य भी ज़्यादा मूल्य होगा। भी लेकिन ज़्यादा। बडोनी जी हाँ इस बारे में, और मदन शर्मा जी इस बारे में मैं बराबर इस बात को कहता हूँ कि मूल्य केवल किताबों का बड़ा है ऐसा तो नहीं है। मूल्य सभी चीज़ों का, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जिस शिक्षा को हम ले रहे हैं, तो मूल्य सभी जगह बड़ा है। बाकी जगह हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन किताबों के बारे में हम लोगों का, सभी का, लिखने पढ़ने वालों का ये दृष्टिकोण होता है कि महंगी हो गई है। जाहिर सी बात है, लागत बढ़ी है तो सभी जगह बढ़ी है। बडोनी जी, मैं फिर आपके पास आऊँ, इससे पहले मैं मदन शर्मा जी के पास जाता हूँ और इस सवाल के साथ शर्मा जी कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो पत्रिकाओं का एक आंदोलन था जिसमें फिर बाद में लघु पत्रिकाएं भी शामिल हो गई, उन्होंने कई सारे लेखकों को हमसे यानी पाठक वर्ग से इंट्रोड्यूस कराया। कई सारे लेखक जिनको हम जानते नहीं थे, उन्हीं के, मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी पत्रिका में कोई एक कहानी आती थी और हम चौंक जाते थे कि अरे यार ये भी एक कथाकार हैं और हम आज तक इनको क्यों नहीं पढ़ पाए। बतौर लेखक आप सबसे पहले किस पत्रिका में छपे थे, और जब छपे थे तब आपका क्या अनुभव था? क्योंकि हम सभी लोग उस दौर से गुजरे हैं, इसलिए ये सवाल आपसे बनता है। मैं सबसे पहले जी। उर्दू अखबारों में छपा था। अच्छा, मुझे हिंदी नहीं आती थी। क्या बात है, ये एक नया पक्ष आप उद्घाटित कर रहे हैं। जी, आपका हाँ, उर्दू में बहुत वो था आपका। हिंदी मैंने 32-33 साल की उम्र के बाद पढ़नी सीखनी शुरू की। और आज आप हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है। हिंदी में मैंने कहानियों से पहले उपन्यास शुरू कर दिए। अच्छा शीतलहर मेरा उपन्यास 1970 में छपा था। जी उसके बाद विषय ने कहा कि कहानियाँ लिखो, जी तो कहानियाँ लिखी। लखनऊ से 2 पत्रिकाएं निकलती थी, कात्यायनी और अमिता। सुरेश पटियानी उससे बहुत छपते थे, जी। तो उसने मेरी कहानियाँ छापी। अच्छा उसके बाद पंजाब केसरी मेरे उपन्यास छापे। अच्छा। 2 उपन्यास उन्होंने। पंजाब केसरी जो अखबार है, और 3.5 लाख का उसका सर्कुलेशन था। अच्छा। तो अगर मतलब 1% भी पढ़ रहे हूँ तो हाँ। 3500 हो जाता है। 3500 हो जाता है, इतना बड़ा पाठक 2 वर्ग उपन्यास है। उसने मेरे छापे और 1 उपन्यास हिंदी में आपने छापा। अच्छा। वही धारावाहिक था। एक शर्मा जी का फिर उपन्यास एक और मैंने उपन्यास पढ़ा, था जी। धारावाहिक अच्छा संबोधन पत्रिका में। शर्मा जी संबोधन में 1 ही अंक में संबोधन मेरा में पूरा छपा था। उपन्यास छप गया था। अच्छा पूरा उपन्यास। तो अच्छा हाँ, पूरा उपन्यास से 1 भी अंक में आ गया था। अच्छा। उसके बाद वैसे भी किताब में आ गया है वो। जी तो 8 उपन्यास मैंने छपे हैं जी। इसी तरह एक एक करके। लेकिन शुरू मेरा उर्दू से हुआ था। शुरुआत उर्दू से हाँ हुई। जी। और क्या अनुभव था वो जब पहली बार पत्रिका में? क्या उम्र आपकी रही होगी? 20-22 साल। मेरे सरिता से लेकर जी सारिका और वागर्थ तक हर कैटेगरी के उसमें जी मेरी रचनाएं छपी हैं। जी बोले कई लोग तो उसको क्रिटिसाइज करते थे उसको जी कि सरिता में क्यों लिखते हो। जी। मैंने जैसी रचना होती है वो पत्रिका को भेज दो। तो जो ये भी एक बड़ा संकट था बडोनी जी। जो कदम्बनी का था कदम्बनी को भेज दिया, जी जो वागर्थ वाला था वागर्थ वाले को भेज जी दिया। जी तो वो देखना पड़ता है किस पत्रिका के लायक। जी। आदमी हमेशा अच्छा ही लिखे ये ज़रूरी नहीं। ये ज़रूरी नहीं है, और एक ही तासीर में लिखे, बिल्कुल। एक ही फ्रेम में लिखे। मदन शर्मा जी, जिस तरफ आप संकेत कर रहे हैं, हमारी हिंदी पट्टी में पठनीयता का एक संकट मुझे लगता है कि इस वजह से भी हुआ कि आपने लेखकों की पत्रिकाओं की, साहित्य की कुछ खास कैटेगरीज बना दी हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई सरिता में, दिल्ली प्रेस की जो पत्रिकाएं थी, वो एक अलग तरह का, जो एक परिवार के लिए जो सामग्री चाहिए उस तरह की सामग्री वो छापते थे। एक टॉप लेवल की जिसमें हंस, कथा, देश, वागर्थ, वर्तमान साहित्य, आपने चर्चा, समालोचना, इस तरह की पत्रिकाएं जो बहुत ऊंचे स्तर का साहित्य छापते थे। तो बहरहाल मैंने इसीलिए आपसे मदन शर्मा जी ये सवाल पूछा कि उस दौर में हम देखते हैं कि लेखक अचानक जब किसी पत्रिका के मार्फत आता था तो एक तरह से वो लॉन्च होता था और उसको एक पहचान मिलती थी। उसके बाद गोष्ठियों का, परिचर्चाओं का एक पूरा दौर शुरू होता था। बडोनी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार आपने एक नया
क्रम शुरू किया है पत्रिकाओं में, साज सज्जा, ड्राइंग, स्केचिंग, रेखा चित्र आप लगातार बना रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और जाहिर है पाठक तो आप बड़े गंभीर पाठक पहले से ही हैं। क्या लगता है कि ये जो हमारी पत्रिका का आंदोलन था, या खासकर लघु पत्रिका का जो आंदोलन था, इनके सामने आज के दौर में किस तरह की चुनौतियां हैं, जबकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा डिजिटल साम्राज्य, पूरी एक खुल गई है। ऐसे दौर में ये जो पत्रिकाएं हैं, खासकर लघु पत्रिकाएं, इनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? पत्रिकाएं, असल में लघु पत्रिकाएं तो आपने देखा होगा धीरे धीरे कम भी हो रही हैं जी, और वो पत्रिकाएं बच रही हैं जो लघु पत्रिकाओं का मतलब कि जो निजी स्तर से निकालता है, बिल्कुल ठीक यानी है। जो अपने जी, खर्चे से निकालते हैं और जिसमें सीमित दायरा होता है। जी, लेकिन वो पत्रिकाएं अब ज़्यादा बच रही हैं जो थोड़ा सा संगठन के माध्यम से या किसी इस तरह से जहां उसको कुछ आर्थिक सहयोग हो। जी, नहीं तो आर्थिक तो उसका सबसे पहले आर्थिक तो आता ही है। जी, तो इधर आपने देखा होगा धीरे धीरे पत्रिकाएं बंद भी हो रही हैं। जी, वो बात अलग है कि बड़े बड़े संगठनों वाली पत्रिकाएं जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग वगैरह, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह की थी, हिंदुस्तान जी, टाइम्स की, जी, हिंदुस्तान टाइम्स, ये तक बंद हो गई। बाद में कादम्बनी भी बंद हो गई। जी, लेकिन लघु पत्रिकाएं हैं तो निजी स्तर पे ही ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर जो संगठन पे है या फिर राजकीय सेवा वाली, राजकीय स्तर से जो निकल रही हैं, वो ज़्यादा बच रही हैं जी, आज के ज़माने में। मैंने जी। देखा अब जैसे आप आजकल लगा लीजिए समकालीन भारतीय साहित्य लगा लीजिए, जी। इधर से अक्षरा है और इधर से मधुमती है, जी, हरिगंधा है, जो राज्य सरकार निकाल रही जी, है, राज्य सरकारों की अपनी पत्रिकाएं हैं। जी, अपनी पत्रिकाएं हैं। जी, और या फिर जैसे नवनीत है, वो भारतीय विद्या भवन की है। तो जी, मतलब उस तरह के जो जिनका साहित्य एक कुछ मतलब आर्थिक पहलू के अलावा उनका साहित्य के लिए कुछ योगदान भी है, जी, इस तरह की पत्रिकाएं, या फिर कोई कुछ मित्र मिलके निकाल रहे हैं। जी, या फिर जैसे आपने देखा कि लोक गंगा हम लोगों ने जी, जी, इतने साल निकाली जी, और उसके बाद उसका आर्थिक जी, पहलू नहीं संभल पाया। जी, वो विज्ञापन वगैरह भी कुछ मिलते नहीं है साहित्यिक पत्रिकाओं को। जी, तो तो आर्थिक पक्ष ज़्यादा, आर्थिक पक्ष मुझे लगा कि ज़्यादा है। जी, तो निजी स्तर पे इस तरह का निकालना, कुछ अंक भले ही निकाल लें, देखा होगा आपने कि 1 साल निकाल लें, 2 साल निकाल लें, 3 साल निकाल लें, उसके बाद वो बंद हो जाए। जी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल बड़ोनी जी, फिर मैं शर्मा जी के पास आता हूँ, मदन शर्मा जी के पास, कि जैसे आपने कहा कि एक सरकारी पक्ष से एक कुछ पत्रिकाएं आ रही हैं, मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि उस दौर में जब हमने लिखना पढ़ना शुरू किया था, हम सभी लोगों ने, शर्मा जी बेशक हमसे कुछ साल पहले शुरू कर चुके थे, लेकिन उस दौर में हम देखते थे कि जो सरकारी पत्रिकाओं का भी जो स्तर था, उत्तर प्रदेश की आपने बात की, बिल्कुल। तो पद्मश्री लीलाधर जगुड़ी जहां संपादक बने बैठे हों, उस पत्रिका का क्या स्तर होगा। आज जो सरकारी स्तर से पत्रिकाएं आ रही हैं, वो चाहे हिमाचल से है, हरियाणा से है, दिल्ली सरकार के इंद्रप्रस्थ भारती है, इन पत्रिकाओं का के स्तर को आज आप उस तरह के स्तर का पाते हैं जैसे हम अतीत की बात कर रहे हैं, जैसी पहले पत्रिकाएं होती थी? अच्छा, कि या उनमें भी कुछ स्तर में अंतर आया है? इस तरह में वो आप सही कह रहे हैं। जी, कुछ पत्रिकाएं बहुत स्तरीय निकल रही हैं, जी, उनमें ज़्यादा मतलब इस तरह नहीं है कि उनका ग्रुप है, एक तरह का ग्रुप तो वैसे कहीं कहीं तो ग्रुप भी है कि जैसे वो अपने ही उसके दायरे के लोगों का छाप रहे हैं, लेकिन कुछ निष्पक्ष भी हैं, कुछ पत्रिकाएं ऐसी भी हैं जो निष्पक्ष मतलब रचनाकार को न देख के रचनाओं को देखते हैं। क्या बात है। इस तरह का जो है मतलब जैसे पहले आपने देखा होगा कि वसुधा का बहुत अच्छा स्तर था, साक्षात्कार जब प्रभाकर श्रोत्रिय थे उसमें तो बहुत ही स्तर था। वागर्थ का देखिए आप, ये भी उसके माध्यम से उसमें भी रहे। जी, तो इस तरह के जो संपादक हैं, कुछ जिनका साहित्य का समर्पण रहा है, जी, तो वो लोग रचनाएं देखते हैं, रचनाकार नहीं देखते हैं, तो वो अच्छी निकलेगी। जैसे आजकल समकालीन भारतीय साहित्य आपने देखा होगा, जी, जी, तो उसमें भी वो बहुत अच्छी रचनाएं दे रहे हैं। जी, जी, समकालीन भारतीय साहित्य आजकल देखिए आप, बहुत अच्छी हाँ, पत्रिका। बिल्कुल उसमें किसी भी रचनाकार का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, मैंने देखा है प्रकाशन विभाग की है आजकल। वो ठीक चल रहा हो, हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। जी,
बिल्कुल निष्पक्ष उसमें भारत सरकार के प्रकाशन विभाग का हाँ। पत्रिका है। तो इस तरह की जो पत्रिकाएं हैं वो निष्पक्ष भी चल रही हैं और कुछ थोड़ा जो आप कह रहे हैं उस तरह से उन लोगों का है ये कि बडोनी जी, जी मदन शर्मा जी की उपस्थिति में मैं ये बात कह रहा हूँ, तो और वो साहित्यिकी के मंच पे उठा रहा हूँ बाकायदा, कि जिस तरफ आप संकेत कर रहे हैं कि एक ये जो इस तरह की जो स्थापित पत्रिकाएं थी, जब इन्होंने एक खास तरह का वर्ग या ग्रुप बनाना शुरू किया, और जहाँ पर आपने कहा कि संपादक रचना से पहले रचनाकार को देख रहे हैं जी कि ये मदन शर्मा जी के हैं, हमारे परिचित हैं, तो मदन शर्मा जी ने चाहे वो चलती कहानी कैसे भी लिखी तो वो छपेगी क्योंकि मदन शर्मा जी की कहानी है। वहाँ से मुझे लग रहा पत्रिकाओं का स्तर थोड़ा गिरा है, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो गैर सरकारी हैं, दोनों पत्रिकाओं में ये से। और जिन्होंने उस तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया वो आज भी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो आज भी पठनीय है, पाठक आज भी उनको पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मदन शर्मा जी, आप जब उस दौर में देहरादून में रहते थे, आप लोग रहते थे, तो जैसे कोई रचना आपकी किसी पत्रिका में छपी तो उस पर बाकायदा हमने सुना है कि संवेदना की गोष्ठियों में भी बराबर इस तरह की चर्चा आती है कि उस पर डिबेट होती थी, डिस्कशंस होते थे। आज आपको वो माहौल मिलता है समाज में? अब वो माहौल नहीं रहा। अच्छा। और गोष्ठियाँ होती थी उस वक्त, साहित्य संसद थी एक संस्था, साहित्य संसद जी, उससे बहुत लोग आते थे जी, कम से कम 25-30 लोग आ जाते थे जी, और वहाँ रचना पढ़ी जाती थी और उसकी समीक्षा होती थी, खुली भाषा में होती थी। अच्छा मतलब कोई बड़े से बड़ा कुछ भी जी, वो बेबाक होके और लेखक उसको सुनता था, मानता था। जी। इसी से संवेदना में हुआ। जी, संवेदना जब शुरू हुई उसमें 20-25 लोग आते थे। जी, ये स्कॉलर होम में जी, बैठते थे हम, जी। तो वहाँ काफ़ी स्कॉलर्स होम कुर्सियाँ भर जो जाती स्कूल थी। है जी, उसका नवीन नोटियाल था, इंडियन आर्ट स्टूडियो राजपुर रोड पे, जी, उसके निवास पे होती थी। जी। दरी बिछी हुई होती थी और कमरा पूरा भर जाता था। क्या बात है। और उसमें भी ये धीरेन्द्र स्थाना में होते थे, राज शर्मा थे, जी, जितेंद्र भारती थे, जी, ये सुरेश उनियाल होता था, जी, विद्यासागर मनमोहन नौटियाल चाटे, विद्यासागर नौटियाल जी, आते थे। जी, तो वो रचना को बड़े ध्यान से सुनते थे और उससे अपने विचार देते थे। कई बार बड़ा बुरा लगता था कि ऐसा क्यों कह दिए, जी, लेकिन बाद में वो, अब मेरी रचना, मैंने सबसे ज़्यादा मैंने रचनाएँ पढ़ी संवेदना में, अच्छा, साहित्य संसद में, संवेदना में, अच्छा, और कड़ी समीक्षा हुई। और मुझे याद है एक बार मैंने कहानी पढ़ी जी, तो एक साहित्यकार ने कहा, स्थापित साहित्यकार थे, जी, कि ये कहानी है ही नहीं, अच्छा, और अगर इसको कहानी कहा जाता है इससे घटिया कहानी नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे तो बुरा नहीं लगा। मैंने फिर विजय गौड़ को दिया, मैंने ये कहानी के फिर से देखो। उसने कहानी मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी है, तो मैंने कहाँ भेजो, कल वागर्थ में भेज दो। वो कहानी वागर्थ में छपी। अच्छा, उसके बाद जो देहरादून के उत्तराखंड की साहित्यकारों की एक किताब छपी है, जी, वो कहानी उसमें भी है। अच्छा, जो संवेदना से ही छपी है जी। तो उस वक्त 20, 25, 30 लोग आते थे। आज जो गोष्ठी होती है उसमें 5-6 होते सिर्फ। जी, उसकी वजह ये है कि लोग अपने अपने कामकाज में लग गए जी, और दूसरे मोबाइल, कंप्यूटर इसमें लग गए। जी, ये बड़ा आसान काम हो गया हर एक के लिए, कोई भी रचना अपनी उस पर यूट्यूब पे दे देता है जी, और उसके जो जान पहचान वाले होते हैं वो वाह करते हैं, जी, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। और मैं देख रहा हूँ उसमें 90% बहुत ही घटिया रचनाएं हो, और इतने ग्रुप बन गए हैं तो उनके पास किसी साहित्य गोष्ठी में आने का समय नहीं है। जी, रचना लिखी वहाँ पे दे दी, इस तरह किताबें छप रही हैं। अपने जैसी भी किताब दे दी पब्लिशर को, वो पब्लिशर पढ़ता ही नहीं उस किताब, सही बात, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, एडिट होता ही नहीं है। अब मैंने मेरे साथ ऐसे हुआ, जी, किताब मैंने देखी, मैंने देखो छपने के काबिल है, कहना आपने लिखी थी जो काबिल ही होगी छपने की, हम छाप देंगे। जी, तो इतना दुख हो उनको सुनको जी, कि पब्लिशर जो पढ़ने के लिए तैयार नहीं। जी, पहले ये था कि हर एक पब्लिशर के पास एक संपादक होता सही था। बात। राजपालन संघ क्या हम्म, इतना सख्त था वो कि वो उसको देख के कांपते थे। महेंद्र कुलश्रेष्ठ हाँ, बहुत बड़ा साहित्यकार था, बहुत बड़ा समीक्षक था, तो राज्यपाल ने उसको बिठा रखा था। तो मामूली किताब छप जाए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो आजकल वो चक्कर नहीं है। हाँ, आप
पैसे दीजिए। जी, ये प्रकाशकों ने भी एक सुविधा दे दी मदन शर्मा जी कि आप लेखक प्रकाशक को कुछ राशि दे दे, बस छपाई की कीमत दे दे और किताब लेखक बन जाए। और इससे हो क्या रहा है बडोनी जी, आप भी स्वीकार करेंगे शर्मा जी, कि किताबों की आवृत्ति तो बहुत बढ़ गई। हम देहरादून में ही देखते हैं कि हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में कोई एक लोकार्पण हो रहा है। लेकिन वो किताबों का जो स्तर है अल्टीमेटली हमको पुराने और स्थापित लेखकों के पास जाना पड़ता है, या फिर उस दौर के जो लेखक आज भी लिख रहे हैं। और उसकी एक वजह ये हो सकती है जो आपने कहा कि ये जो डिजिटल माध्यम हमारे पास आ गए हैं कि आपने रचना लिखी, तुरंत फ्लोट की, कोई संपादक है नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं, और वो तुरंत आपको उसकी प्रतिक्रिया, वो तो वो एक बड़ा संकट है। शशि भूषण बडोनी जी, उत्तराखंड साहित्य, संस्कृति, कला, पत्रकारिता इसकी दृष्टि से बहुत समृद्ध अंचल रहा है। और हमने देखा है कि एक दौर में तो अखबारों में, पत्रिकाओं में बहुत सारे संपादक उत्तराखंड से होते थे, बहुत सारे लेखकों की तो पूरी जमात उत्तराखंड ने तैयार की। आजकल हमारे यहाँ से, उत्तराखंड से आप, क्योंकि लगातार पत्रिकाओं के संपर्क में रहते हैं, कौन सी पत्रिकाएं हैं जो आप पढ़ रहे हैं या जो लगातार छप रही हैं और अच्छा साहित्य दे रही हैं? युगवाणी वगैरह तो छपी रही हैं, युगवाणी तो बहुत स्तर में छप रही है पत्रिका जी। इसके अलावा जैसे उत्तरांचल थी, बंद हो गई जी। पर्वतवाणी आपने सुना होगा, कितनी अच्छी स्तर की थी, बहुत जी। पर्वतजन थी, सिर्फ शिव प्रसाद सिमोल जी की जी। उसमें भी साहित्य देते थे वो जी। पर्वतांचल में भी देते थे जी। कई सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो साहित्य को अच्छा दे रही हैं। उत्तरा एक पत्रिका आपने देखी होगी जी, उत्तरा बहुत स्तरीय पत्रिका है जी। और उसी तरह से एक नवल है, हाँ नवल निकल रही है और पहाड़ तो निकल ही रही है जी, लेकिन वो बहुत कम निकलती है, पहाड़ की आवृत्ति कम है, लेकिन पहाड़ जब भी निकलेगी तो पहाड़ की तरह ही निकलती है, पहाड़ की तरह पूरी धमक के साथ निकलती है और बहुत स्तरीय निकलती है। लेकिन इधर जैसे नवोदित प्रवाह है, ये भी बहुत अच्छा इन्होंने एक वार्षिकी निकाला है, ठीक चल रहा है, हाँ अच्छा चल रहा है। नवोदित प्रवाह वो साप्ताहिक रूप में भी आ रहा है, साप्ताहिक में भी, साहित्यिक पत्रकारिता में अपनी तरह का एक नया प्रयोग, और वार्षिक वो अच्छा निकालते हैं जी, वार्षिकांक भी उसका निकालते हैं नवोदित प्रवाह जी। और इसी तरह जैसे अब छोटी छोटी पत्रिकाएं भी हैं, जैसे आपकी साक्त ध्यानी जी निकालते हैं जी, वो क्या नाम है, हलंत जी जी। या फिर जैसे हिमांतर एक शुरू हुई, देखा होगा आपने जी, हिमांतर कहीं भी बड़ा दिल्ली अच्छा से छप रही है जी, वो भी अच्छी पत्रिका है यहाँ से। जितना समृद्ध उत्तराखंड है, और हम बराबर ये मांग करते रहे अपने यहाँ जो हमारा हिंदी अकादमी और भाषा संस्थान है कि कम से कम एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन उत्तराखंड सरकार की तरफ से जरूर हो, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मेरे ख्याल से अकेले राज्य हैं जिनके यहाँ से कोई मासिक कोई पत्रिका नहीं छपती है। एक पत्रिका शुरू हुई थी वो भी बंद हो गई जी, हाँ, एक उत्तरांचल नाम से शायद उन्होंने, तो सुमारीलाल उनियाल निकाल रहे थे उत्तरांचल, नहीं उत्तरांचल नहीं, एक वो तो सुमारीलाल उनियाल जी निकालते थे, वो तो खैर बंद हो गई, लेकिन एक जो राजकीय स्तर पे जी, एक सूचना विभाग ने भी निकाली थी इस तरह की पत्रिका, लेकिन वो बाद में किन्हीं कारणों से बंद हो गई। बहरहाल चलते चलते शर्मा जी, बडोनी जी तो अभी सक्रिय हैं, लेकिन आश्चर्य ये है कि आप ज़्यादा सक्रिय हैं। इन दिनों आप क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बहुत संक्षेप में? मेरे 8 उपन्यास तो हो ही चुके जी। 9वां उपन्यास मैंने ऋषिकेश दिया एक पब्लिशर को। अच्छा, देखिए वो कब छपते हैं। एक मेरा उपन्यास इंदौर से छप रहा है, अच्छा, अभिव्यक्ति है, अच्छा, तो उसमें धारावाहिक छपेगा। ओके। एक और उपन्यास उसको मैं ज़रा ठीक ठाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो ज़्यादा मैं आजकल लघु कथाएँ और संस्मरण लिख रहा हूँ। इस समय आपकी उम्र क्या है? मैं 2 महीने बाद 90 का हो जाऊँगा। 2 महीने बाद आप 90 साल के हो जाएंगे? हाँ, आप 55 के होंगे 4 तारीख को, 4 जुलाई को, और 5 जुलाई को मैं 90 का हो जाऊँगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। मैंने इसीलिए आप ये उम्र वाला सवाल मैंने इसीलिए पूछा कि आपकी जो कार्य योजना है, 90 साल के आप हो रहे हैं और अगले 90 साल की आपकी प्लानिंग अभी है, तो ये हम सभी लिखने, जब हम साहित्य की बात करते हैं और पठनीयता के संकट, लेखन के संकट की बात करते हैं, आप जैसे वरिष्ठ लेखक जब हमारे बीच होते हैं तो उम्मीद की जो वो किरण है वो जाहिर सी बात है, वो पूरे एक बहुत बड़ी परिधि को प्रकाशमान करती है। मदन शर्मा जी और शशि भूषण बडोनी जी,
ये पत्रिकाओं का अगर एक तरह से हम पूरा इतिहास और वृत्तांत टटोलें तो हर पत्रिका का अपना एक इतिहास है, अपना एक आंदोलन है। कुछ पत्रिकाओं ने तो, जैसे बडोनी जी, हंस ने अपनी तरह के कई तरह के विमर्श शुरू किए। बिल्कुल। तो उस पक्ष पर जाएंगे तो बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन समय, कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है। बहुत कम समय में आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित हुए होंगे। साहित्यिकी के इस मंच पर आने के लिए मदन शर्मा जी और शशि भूषण बडोनी जी, आप दोनों महानुभावों का बहुत आभार। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।